बच्चों हम लोग क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में जो हम कर रहे हैं रिवीजन बोर्ड के लिए। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। और आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। और अब हम लोग अभी जो हम जिस उसमें हैं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रूव दैट फंक्शन, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है f फ्रॉम n टू n डिफाइंड एज दिस इज़ 1 1, मतलब आपको प्रूव करना है कि ये 1 1 है, लेकिन साथ में ये भी बताना है बट नॉट ऑन टू। और एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो जो भी हमको गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। आपको पहले तो एक बात ध्यान में रखनी है कि ये फंक्शन n पर डिफाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। ये फंक्शन आपका n पर डिफाइन है। अब देखिए जब हम बात करते हैं सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं, तो अगर हम 1 1 की बात कर रहे हैं फॉर 1 1, इफ़ यू वांट टू शो कि दिस फंक्शन इज़ 1 1 और नॉट, तो आप देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि f(x1) जो है वो इक्वल टू f(x2) है, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। सभी x1 और x2 के लिए, कोई भी x1 और x2 हो जो डोमेन में हो, किसी भी x1 और x2 के लिए हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि जो f(x1) है वो f(x2) के इक्वल है, ऐसा लेट कर लेते हैं सभी x1 और x2 के लिए। ठीक है, तो जब आपने ये लेट कर लिया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है सभी x1 x2 के लिए, तो फिर हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं ये कि हम ये ढूंढेंगे। अब हम ये ढूंढेंगे कि अगर x1 ये कि अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है, तो हम ये ढूंढेंगे कि क्या x1 भी x2 के इक्वल है, ये ढूंढेंगे। अगर हमको ये मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन f है वो 1 1 है, अगर मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो नहीं 1 1 है। तो चलिए अब आप सोचिए, यहाँ पर आइए यहाँ पे और देखिए कि ये जो फंक्शन उन्होंने हमको डेफिनेशन दी है उसमें एक ख़ास बात ये है कि जब वो फंक्शन किसी भी x पर लगता है, देखिए ये f को ध्यान से देखिए कि जब ये किसी x पर लगता है तो ये बना देता है। तो इसका मतलब कि अगर ये किसी f(x1) पर लगेगा, अगर ये किसी f(x1) पर लगेगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 और प्लस 1 में। और अगर ये किसी f(x2) पर लगेगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, x2 स्क्वायर प्लस x2 और प्लस 1 में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए और आपने पढ़ के रखा है तो आपको ये सब समझ में आता रहेगा। f(x1) ये हो गया। अब यहाँ पर आइए, ये देखिए आपने क्या कहा है, लेट करके रखा है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) है, तो इसको स्टार बना दीजिए, इस इक्वेशन को स्टार बना दीजिए और लिखिए यूजिंग 1 and 2 इन स्टार। इस 1 and 2 को स्टार में यूज़ करें तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 और प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और जो कुछ बच रहा है उनको सॉल्व करिए। तो x1 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा x2 स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस x1 और फिर माइनस x2 और इक्वल टू 0। और थोड़ा सा अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 ये बन गया। ये फॉर्मूला इस पर लग गया कि ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं इस पर फॉर्मूला लग गया कि ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ 1 को अगर हम लोग बाहर करें तो हमें x1 माइनस x2 मिलेगा और इक्वल टू 0। और थोड़ा सा सॉल्व करें इसको तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझिए। ये जो लाइन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये x1 माइनस x2 और ये x1 माइनस x2 ये दोनों में कॉमन है। तो अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, कॉमन निकालेंगे। अगर हमने इसको कॉमन निकाला तो देखिए अब हमारे पास बच क्या रहा है, जब हम इसको कॉमन निकालेंगे x1 माइनस x2 को, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट जो बच रहा है वो x1
प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि अगर कभी दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है, मतलब एक नंबर ये हो गया और एक ये हो गया, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब हुआ कि या तो फर्स्ट नंबर ज़ीरो होगा, आइदर फर्स्ट ज़ीरो, और या तो सेकंड नंबर ज़ीरो होगा, x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि ये ज़ीरो हो सकता है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो x1 x2 है ना, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से, मतलब कि सभी नॉन नेगेटिव, कोई नॉन नेगेटिव नॉन ज़ीरो, ना तो उसमें नेगेटिव आ रहा है और ना उसमें ज़ीरो आ रहा है, नॉन ज़ीरो भी है वो। तो जब नेगेटिव और ज़ीरो नहीं है और फिर उनका सम भी करना है तो फिर ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम इसी को लेने वाले हैं। अगर हम इसको लेने वाले हैं तो देखिए x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि x1 इज इक्वल टू x2। और मैं यही आपसे बोल रहा था कि अगर आपने ये लर्न कर लिया है कि फंक्शन इक्वल है, fx1 इज इक्वल टू fx2 है, मतलब उनकी इमेजेस इक्वल हैं, तो एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। और अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब आप ये प्रूव कर चुके हैं कि जो फंक्शन आपने लिया था वो फंक्शन जो है वो 1 1 है। अगर आप इसको इस तरह प्रूव कर पाए तो इसका मतलब ये हुआ इस यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज f इज़ 1 1। तो एक पार्ट आपने इसका कंप्लीट कर दिया कि ये 1 1 है, लेकिन आपको पता है कि इसमें आपको दूसरा पार्ट भी करना है कि फंक्शन को आपको ये भी बताना है कि ये ऑन टू भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, आपको सेकंड पार्ट में ये भी बताना है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। यू हैव टू जो है आपको ये सिंप्लीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो अगर वो फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? लेट्स चेक। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है? ठीक है, देखिए अब ऑन टू के लिए स्टार्ट करेंगे। ऑन टू के लिए होता क्या है कि हम लोगों को जो फंक्शन गिवन होता है उस फंक्शन को हम लोग fx इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो आपने इसको लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू fx। ठीक है, आपको ये लेट कर लेना है कि y इज इक्वल टू fx है। अब देखिए सिंपल सी बात है, डेफिनेशन ऑन टू की आपको ये बताई जाती है कि कोई फंक्शन ऑन टू होगा, f इज सेट टू बी ऑन टू, उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि वो ऑन टू है, सेट टू बी ऑन टू। कब? इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन में आए हुए सभी एलिमेंटों की मैं बात कर रहा हूं, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव प्री इमेजेस इन डोमेन। कोडोमेन में आए हुए सभी एलिमेंट की प्री इमेज अगर होगी तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू है, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। अब आप देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो डोमेन है, जो कोडोमेन है, स्पेशली कोडोमेन की हम बात करेंगे, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि n है, और n का मतलब है कि वो ज़ीरो तो होगा नहीं, 1 2 3 एंड सो ऑन है। ठीक है, अब प्री इमेज का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू लें, यहाँ की कोई भी वैल्यू लें, मतलब जैसे सॉल्व करने के लिए मैं आपसे कहूँ कि प्री इमेज को ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दो सेट मैंने ले लिया, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पर मैंने 1 2 3 ऐसे मैंने लिख दिया। तो प्री इमेज का मतलब कि यहाँ का एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट से तो कनेक्ट हो ही, किसी न किसी से तो कनेक्ट हो ही, कोई यहाँ पर वैकेंट ना हो, कोई खाली ना हो, कोई ऐसा ना हो जो यहाँ पेयर ना बना रहा हो, या जो इमेज ना हो, या जो रिलेट ना हो। ठीक है, चलिए अब मैं कहता हूँ कि चलिए मैं कोई भी एक सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ, सबसे ज़्यादा छोटा एलिमेंट ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली है तो f1 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो f1 के बारे में आप देखो
1 स्क्वायर 1 और +1, तो ये 3 आ गया। अच्छा, तो यहाँ के सबसे छोटे मतलब डोमेन के सबसे छोटे एलिमेंट के लिए कोडोमेन का जो फर्स्ट मेंबर है वो 3 है। इसका मतलब कि ये जो 1 और 2 हैं ये फ्री बच गए, ये मतलब ये किसी की इमेज नहीं है, दे डोंट हैव एनी प्री इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास डोंट हैव प्री इमेज, इनके ये किसी के इमेज ही नहीं है। अच्छा, ये पहले ही केस में ऐसा हुआ है। अब आप यहाँ का सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ले रहे हैं, आपने 1 लिया, अब अगर आप यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो देखिए कहानी कुछ और बिगड़ जाएगी। 4 2 और 1 तो 7 हो गया। अब इसका मतलब कि 3 और 7 के बीच में 4 5 6 ये भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, डोंट हैव प्री इमेज। तो जब इतने अमाउंट में नंबर मिल रहे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो फिर यहाँ पर अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता जिसकी प्री इमेज ना होती तो हम कहते हैं कि वो ऑन टू नहीं है। और यहाँ तो बहुत मिल रहे हैं, मतलब मोर देन 1 मिल रहा है, तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब f ऑन टू नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करती रहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, लिखा है कि फंक्शन है और वो फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। एक बात तो क्लियर हो गई। डिफाइन है इस तरीके से कि जब कभी यहाँ पर n रहेगा, नॉट x, n रहेगा, fn इज इक्वल टू n+1/2। अगर हमने यहाँ से, आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग नंबर है, 1 से शुरू होता है, इवन ऑड सभी को रख रहा है। तो हम यहाँ से अगर कोई एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वल चांस है कि हम उसको इवन भी ले सकते हैं, हम उसको ऑड भी ले सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इवन ऑड दोनों भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हमने f को किसी इवन नंबर पर लगा दिया या ऑड पर लगा दिया, उस डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम f को किसी ऑड नंबर पर लगाते हैं, ऑड पर, ऑड नेचुरल नंबर पर, तो हमें वो नंबर +1/2 मिलता है। और अगर उसी f को हम किसी इवन पर लगा देते हैं, ये इसका नेचर है, ये फंक्शन इस तरह डिफाइन किया गया है, तो हमको वो इवन नंबर और /2 मिल जाता है। अब कह रहे हैं कि फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N बताना है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। अब ये जो वर्ड बाइजेक्टिव आया, इससे भी आपको पता है कि ये क्या है, 1 1 और ऑन टू, ये दोनों जब एक साथ होने लगते हैं तो हम उसको बाइजेक्टिव कहने लगते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये बाइजेक्टिव हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जब कुछ ये चेक करना हो तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी कभी आपको चेक करना हो कि ऐसा है या नहीं है, तो आप उसको ख़राब करने की कोशिश करना कि मतलब कैसे ये हम प्रूव कर दें कि ये नहीं है। क्योंकि उसको ट्रू प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आप इतना इजी नहीं कह पाएंगे कि हाँ ऐसा है, उसको हर एक फेज़ में उसको ट्रू होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये बताना कि ये फॉल्स है तो दैट इज़ वेरी इजी। ख़राब करना बहुत आसान है, तुम भी बस ख़राब ही कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेशन है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट की अगर अलग अलग इमेज आई तो वो जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। चलिए अब इसी को बेस बनाकर हम लोग चेक कर लेते हैं। बहुत इजी है। देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि चलिए n की वैल्यू आप ले लीजिए 1, इसका मतलब मैं ऑड ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो जब मैं f1 करूँगा तो मैं इसमें आऊँगा, यहाँ पे देखिए इस वाले में, क्योंकि ऑड के लिए तो यही डिफाइन है। तो इसका मतलब हो जाएगा 1, मतलब n की वैल्यू 1/2 और इसका मतलब 1 आ जाएगा। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर n की वैल्यू ऑड ली है। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि चलो n की वैल्यू 2 ले लो। ठीक है, तो जब n की वैल्यू 2 ले ली हम लोग तो देखिए कितना इजी ये समझना है, इवन हो गया। अब अगर हमको इवन मिल गया तो ये मैंने 2 लिखा, तो इवन का कॉन्सेप्ट यहाँ चेंज है, इवन इस पर जा रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा,
बहुत सिंपल है, 2/2 और इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F1 है और ये जो F2 है वो दोनों तो सेम आ गए। F1 की वैल्यू भी 1 है और F2 की वैल्यू भी 1 है। लेकिन यहीं पर नीचे लिखिए, एक और बात लिखिए, बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2। तो ये कंट्राडिक्शन है इस बात का जो ऊपर आपने लिख के रखा है, डेफिनेशन जो आपने ऊपर यहाँ लिखा है, देखिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, या तो ऐसा हो, और अगर एक बात और याद रखिएगा कि अगर उनकी इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा, अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। सेम इमेजेस अगर हैं तो एलिमेंट सेम होंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इमेजेस तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्राडिक्शन आ गया, डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन आ गया। तो जब डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन आ गया बच्चों, तो इसका मतलब आप ये कहोगे दिस इंप्लाइज एफ इज़ नॉट 1 1। मैंने अभी क्या कहा, खराब करना बहुत ईजी है। अब जब बाइजेक्टिव होगा, जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो वो सर्वगुण संपन्न होगा, मतलब वो 1 भी होगा और वो 1 भी होगा। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हुआ, हमारा पहला ही टेस्ट फेल हो गया। अब जब पहला ही टेस्ट फेल हो गया है तो हम दूसरा करेंगे, और अगर वो सक्सेस भी रहा तो भी हम फाइनली नहीं पास हो पाएंगे इस टेस्ट में, ठीक है। तो जब एक फ्लॉप हो गया तो आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव, एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए तो दोनों को सही होना था, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं है, आपको इनको प्रैक्टिस इतनी करनी है, आपको बार बार देखिए, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जिससे कि आप इनको एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में सॉल्व करें, बिल्कुल देर ना हो आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनको मतलब बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हैं। यहाँ से 5 मार्क्स वाले हैं, 5 मार्क्स वाले हैं, इसलिए इसमें बहुत ध्यान देना। बड़े क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आगे के 2-3 क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि प्रूव करना है, प्रूव दैट रिलेशन आर, ये कोई रिलेशन है और वो यहाँ से डिफाइन है n क्रॉस n से, इस तरह से डिफाइन है कि ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट होगा अगर ये आए। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको ध्यान से समझिए। ये लिखा है फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड। ये पैटर्न बहुत ज़रूरी था, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी का यूज़ करके ही अपने रिजल्ट पर आएंगे। इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आप जानते हैं कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, अगर हमें ये बताना है कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो एक्चुअली में हम लोग ये प्रूव करते हैं कि ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा और ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर इन तीनों रिजल्ट को हम देख रहे हैं कि हमको सही मिल रहे हैं, ये तीनों रिजल्ट हमारे सही हैं, मतलब ट्रू हैं, वैलिड हैं इस गिवन क्वेश्चन के लिए, तो ही हम कह सकते हैं कि जो आर है वो इक्विवेलेंस है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए। तो ये जो सॉल्यूशन है बच्चों एकदम इजी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव जो है वो डबलेट के लिए है, रिफ्लेक्सिव। बस आप छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा। जब से मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप लिख दीजिए a इंटू बी, आपने लिख दिया, इज इक्वल टू b इंटू ए, ये आपने लिख दिया। आपको पता है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, ये a और b कहाँ के हैं, ये a और ये b, ये सब n के हैं, n के मेंबर हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 5 को 4 से कर लीजिए, रिजल्ट आपको 20 ही आना है। बात इतनी समझ में आ रही है? नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव होता है, तो ये वैलिड होगा, इसमें कोई इफ बट नहीं।
ए इंटू बी करेंगे और बी इंटू ए। अब चलिए इसको इस यहाँ पर जो मैंने फार्मूला एक बनाया है, इस फार्मूले के बेस पर इसको ब्रेक कर दीजिए। आप देखिए ये जो ए है वो फर्स्ट की पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट ए, ये ए फर्स्ट हो गया, और ये जो बी है वो फोर्थ है। छोड़िए, ये जो बी है यहाँ पर देखिए, ये देखिए वो सेकंड है, तो मैंने यहाँ सेकंड लिख दिया, बंद कर दिया। इक्वल टू दूसरा क्या केस बनेगा, दूसरा केस बनेगा इसके बीच में आर आएगा, रिलेशन आएगा, और देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड है, थर्ड, ये सेकंड, सॉरी ये सेकंड है। अब सेकंड आप देखिए क्या है, सेकंड कहाँ लिखा हुआ था, और थर्ड पहले देख लीजिए, थर्ड कहाँ पर, देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड का नंबर है, थर्ड ये है, और यहाँ पर थर्ड क्या है, ये है, तो मैंने ये वाला थर्ड यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये थर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो नेक्स्ट उसका जो रिजल्ट बन रहा है बच्चों, वो फोर्थ, देखिए फोर्थ ये है और ये फोर्थ यहाँ पर है, तो वो फोर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये सेम नहीं है, आप रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको याद होगा कि आप कहते थे कि ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू गिवन सेट, यही आप कहते थे, यही आप कहते थे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर ए लेके रखा है वही ए यहाँ पर लेके रखा है, और ये रिलेशन आर में आ गया, तो इसका मतलब आर कैसा हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए सेकंड इसमें आता है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक चेक करना थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव से थोड़ा डिफरेंट है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले मान लेते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट ए और बी मान लेते हैं, और बी या सी डी कह लीजिए, सी और डी, ये कोई भी दो एलिमेंट हैं जो रिलेशन में ऑलरेडी हैं, ये एक एक एलिमेंट हैं। ये क्यों एक एक एलिमेंट है, क्योंकि जो रिलेशन है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये दो एलिमेंट हैं। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये दोनों एलिमेंट हैं। अब अगर ये दोनों एलिमेंट हैं तो डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। डेफिनेशन आपसे कहता है कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसको, कि अगर ए कॉमा बी और रिलेट है सी कॉमा डी से, तो ए इंटू डी, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इसका मतलब हो गया कि ए डी बी सी के इक्वल है। हम आपको बता दें यहाँ पर कि हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, हम अब ये ढूंढेंगे कि सी डी इज इक्वल टू सी डी रिलेटेड ए बी, हम ये ढूंढेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो फर्स्ट है वहाँ हमें सी मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, क्योंकि a इक्वल टू बी है तो b को पहले लिख लेता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए डी, मैंने लिख लिया। अभी भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ होने वाली है, मुझे c पहले चाहिए, c पहले चाहिए, उसके हिसाब से मुझे c को फर्स्ट करना है। देखिए फर्स्ट पे c लाना है, तो आप फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि वो कम्यूट करता है, प्रोडक्ट कम्यूट करता है। तो ये जो b और c है, इसमें से मैं c को पहले लिख दूं और b को बाद में लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो मैंने लिख दिया c और यहाँ b लिख दिया। आप देखिए यहाँ आ जाइए, यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर सेकंड मुझे चाहिए। अब c के साथ तो मुझे d चाहिए ना, c के साथ मुझे d चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर पहले हमको d लिखना है। तो इसको भी चलिए चेंज कर लिया जाए, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए। तो मैंने पहले d लिख दिया और फिर a लिख दिया। अब समझिए इस बात को, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए ये जब कोई भी रिलेशन में होगा तो फर्स्ट इंटू 4 होगा इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड होगा। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ ले लें और थर्ड को फोर्थ के साथ ले लें। तो फर्स्ट हमारा c हो गया और सेकंड हमारा कितना है d, ये देखिए, इसका मतलब कि AD हो गया और ये रिलेशन। और थर्ड देख लीजिए, हमारा थर्ड क्या है, थर्ड देखिए यहाँ पर समझिए a है तो a हो गया, और फोर्थ यहाँ आप देख लीजिए b हो गया। ये देखिए आपने क्या कहा था और क्या हो गया, आपने कहा था कि, आपने ये कहा था कि ये रिलेशन है ऐसा जिसमें a कॉमा बी और c कॉमा डी आ रहे हैं,
और आपने ये प्रूव कर दिया कि उसमें a कॉमा बी आ रहा है और आपने प्रूव कर दिया कि b कॉमा ए भी है, तो जब कोई रिलेशन इस तरह से अपने आप को शो करे तो उसको कहते हैं कि r इज सिमेट्रिक। तब बच्चों हम लोग उसको कहते हैं कि वो r जो है वो सिमेट्रिक है। तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, आपने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब देखिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बाद अब आपको प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव भी है या नहीं। ठीक है, तो अब बात हम लोग ट्रांजिटिव की करने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बाद अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव की बात करने वाले हैं उस ट्रांजिटिव को देखिए कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव, ठीक है, वो इजी है। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। ट्रांजिटिव का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि आप ए, बी और सी कोई भी ए में ले लीजिए और लेट कर लीजिए कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है, और आप यहाँ से ये बता दीजिए कि ए सी भी आर में होगा। अगर आप इतना कर ले जाते हैं इसका मतलब आर को आपने ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। तो यही करना है बस। यहाँ चैलेंज हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बच्चों यहाँ चैलेंज ये है कि ये जो हमारा ए और बी और सी है ना वो छोटा नहीं है, वो पहले से ही पेयर वाइज है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये यहाँ पर एक बड़ा रिस्क है। ठीक है, फिर भी हम लोग छोड़ेंगे तो है नहीं इनको। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप लेट कर लीजिए ए कॉमा बी मतलब ये ए हुआ, बी कॉमा सी मतलब ये बी हुआ, और या बी कॉमा सी ना कहिए, सी कॉमा डी कहिए, अलग अलग रखिए, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ। ये 3 एलिमेंट हैं, इसको ए समझिए, इसको बी और इसको सी समझिए। अब अगर ये 3 एलिमेंट हैं और मैं ये मानता हूँ कि ये इस तरह से हैं कि ए बी जो है ए कॉमा बी वो रिलेट है सी कॉमा डी से, एंड सी कॉमा डी जो है वो रिलेट है ई कॉमा एफ से। अब टारगेट क्या बना? ये जो मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ ये तुम्हें सॉल्व करना है इसको। अब ये चलो ठीक है, हम लोग ये ढूंढेंगे कि ये वाला जो ए है, ये वाला ए, और वो जो लास्ट में सी है, ये वाला जो ए आप देख रहे हो, ये वाला ए, और ये जो लास्ट का सी, ये दोनों रिलेट हो जाए। हम इनका रिलेशन ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे रिलेट होंगे। ठीक है, इनका रिलेशन ढूंढ लें। चलिए कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ से देखिए, इसको पहले समझिए, आप इसको समझिए। जब भी कभी इस तरह हुआ तो डेफिनेशन आपसे ये कह के जा रही है कि आप ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो और बी को सी से कर दो, इसको 1 बना दो। तो यही यहाँ भी लगेगा, सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए को डी से करना है तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से, और डी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड हो गया। हमें क्या चाहिए? हमको ए बी चाहिए और ई एफ चाहिए, मतलब बीच में से सी और डी का तो खेल ख़त्म करना है, सी और डी का तो खेल ख़त्म करना है। तो आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए डी अपॉन बी। इसको थर्ड बनाओ और यूज़ कर लो इसको यूजिंग थर्ड इन सेकंड में यूज़ कर लो। तो जहाँ सी है वहाँ क्या लिख दोगे? ए डी अपॉन बी इंटू एफ इज इक्वल टू डी ई। ये देखो, ये वाला डी से ये वाला डी डिलीट, ये बी यहाँ चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा? देखिए, ए एफ बन गया इज इक्वल टू बी ई बन गया। समझिए, फर्स्ट और थर्ड एक साथ आएगा तो ए बी हो गया आर, और देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमने लिख लिया। अब ये फोर्थ है और ये थर्ड है, ई एफ। अब आपने क्या कहा था? आपने कहा कि ए बी सी डी कोई भी हैं और ए बी रिलेट है सी डी से, सी डी रिलेट है ई एफ से, और आपने क्या दिखा दिया? आपने ये दिखा दिया कि ए बी जो है वो रिलेट है ई एफ से। तो जब आपने इतना दिखा दिया तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आर इज़ ट्रांजिटिव, आर हो गया ट्रांजिटिव। और अगर आर ट्रांजिटिव है तो दिस इम्प्लाइज इफ आर इज़ ट्रांजिटिव, तो आर रिफ्लेक्सिव है, आर सिमेट्रिक है, आर ट्रांजिटिव है, आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है,
अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे वैसे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ठीक है। तो आप इतना कंप्लीट करिए, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और हमारे बचे हुए हैं, हम उनको भी जल्दी ही करेंगे। ऑलराइट, ओके।